हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज़ेबा अख्तर। आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर अच्छे से क्लियर कर दिया। तो बच्चों, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया उसमें हमने कार्बन के बारे में सीखा कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन की स्ट्रक्चर बनाना हमने सीखा। साथ ही हमने सीखा कि कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं और हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनाता है, रिएक्ट कैसे करता है अदर एलिमेंट्स के साथ लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बच्चों? जब भी आप प्लांट्स या एनिमल्स की बात करते हैं तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं नेचुरली जो कि हम जनरेट नहीं कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ओके, तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि ब्रांच है किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी ब्रांच है बच्चों? यहाँ पे केमिस्ट्री की ब्रांच है। ओके, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बच्चों? केमिस्ट्री की ब्रांच है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें नेचुरली मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। दैट मीन्स कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है, जो नेचुरली कंपाउंड मिल रहा है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये हमें नेचुरली मिलते हैं। कंपाउंड्स लाइक यूरिया, शुगर, फैट, ऑयल, डाई, प्रोटीन, विटामिन्स। तो ये सारी चीजें, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं, ये आपको कहाँ से मिल रहे हैं बच्चों? ये सब आप आइसोलेट कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो आप डायरेक्टली उसको आइसोलेट कर रहे हो या फिर इनडायरेक्टली आइसोलेट कर रहे हो फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जिससे आप वो पर्टिकुलर कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, अलग कर रहे हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम किस में पढ़ते हैं? इन सारे कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो यूरिया, है ना, फैट, इस टाइप के कंपाउंड्स। नेक्स्ट है आपका कि वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? अब देखिए आपके जो एनसीईआरटी में बॉक्स बने होते हैं उसमें स्पेशल पॉइंट्स लिखे होते हैं जिनको पढ़ना आप भूल जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको मेंशन किया है। आप ये ना सोचें कि ये टॉपिक आपकी बुक का नहीं है, आप ही की बुक का टॉपिक है, आप ध्यान से देखें। ठीक है, और बर्जेलियस के यहाँ पे हाइपोथेसिस थ्योरी दी हुई है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कांट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में नहीं बना सकते। मैंने भी अभी आपको यही कहा कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते, वो आप नेचुरल सब्सटेंसेस से ही ले सकते हो। ठीक है, तो यानी कि ये एक मिस्टीरियस फोर्स से बनते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग थिंग ही बना सकते हैं, यानी कि उनमें कुछ एक ऐसा फोर्स होता है जिसको आप मिस्टीरियस फोर्स या फिर वाइटल फोर्स के नेम से जानते हैं। तो ये जो फोर्स है ये सिर्फ लिविंग में ही अवेलेबल होता है, लिविंग में ही पाया जाता है, और उसकी वजह से नेचुरली कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कि प्रोटीन, ओके, फैट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वुलर्स सिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने 1828 में क्या किया? वुलर्स ने क्या किया? सिंथेसिस कर दिया यूरिया का। अभी तक तो हम यही बोल रहे थे कि जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब नेचुरली ग्रो होते हैं, उन्हें हम ग्रो नहीं कर सकते लैब में, उन्हें हम जनरेट नहीं कर सकते लैब में। लेकिन वुलर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ट्राई किया, और वुलर्स ने क्या किया? यूरिया का सिंथेसिस कर दिया, उसे बना दिया लैब में बाय हीटिंग। उसको हीट करके, कंपाउंड को हीट करके उन्होंने क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। अब देखिए ये जो है यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अमोनियम सल्फेट,
अमोनियम का मतलब NH4 और सल्फेट मीन्स SO4, राइट। कंपाउंड बनाना आता है आपको। अब देखिए अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम साइनेट के साथ करा रहे हैं। तो देखिए CNO का मतलब क्या है यहाँ पे, पोटेशियम साइनेट है, ठीक है। जब ये दोनों कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, अमोनियम साइनेट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो पोटेशियम है किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, सॉरी पोटेशियम SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा और अमोनियम जो है वो साइनेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम साइनेट बन जाएगा, दैट मीन्स कि NH4 कंबाइन हो गया CNO के साथ, तो NH4 CNO अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो पोटेशियम था ये SO4 के साथ कंबाइन हो गया, तो यहाँ क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट वाला जो आपका चैप्टर था उसमें मैंने आपको कंपाउंड्स को रिएक्ट करना सिखाया था कि कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रही है और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, अमोनियम साइनेट। अब हमें आगे फर्दर अमोनियम साइनेट के बारे में पढ़ना है। देखिए अमोनियम साइनेट को वोलर्स ने जब रीअरेंज किया और यहाँ पे उन्होंने हीट प्रोवाइड की, ठीक है। अब हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, सिर्फ एटम्स जो है वो रीअरेंज हो गए, यानी कि NH4 CNO में एटम्स तो यहाँ पे भी यूरिया में उतने ही है, ठीक है। जैसे N नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, 2 नाइट्रोजन है हमारे पास अमोनियम साइनेट में। तो यूरिया में भी हमारे पास 2 ही नाइट्रोजन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से अमोनियम साइनेट में हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स थे और यहाँ पर भी हमारे पास 4 ही हाइड्रोजन्स हैं, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। और जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ कंबाइन हो गया, कार्बन के एटम के साथ कंबाइन हो गया और डबल बॉन्ड के साथ वो कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे यूरिया का स्ट्रक्चर बन गया बाय द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट, और उसको हमने थोड़ा सा हीट किया तो एटम्स रीअरेंज हो गए। हमने हीट नहीं किया, मतलब वुलर्स ने किया है, ठीक है। तो वुलर्स ने क्या किया, ओवरऑल यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये बात गलत हो गई कि हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार यूरिया का। सबसे पहले लेना है आपको कार्बन एटम। कार्बन एटम की बॉन्डिंग करानी है आपको ऑक्सीजन के एटम के साथ, तो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे लेना है आपको नाइट्रोजन का एटम और उसको कार्बन से अटैच करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और नाइट्रोजन का एटम लेना है। मैंने आपको यही बताया था कि 2 नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, और ये वाला नाइट्रोजन एटम भी बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए थे, तो एक नाइट्रोजन से हम कितने एटम्स जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम्स को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक जुड़ गया, अब दूसरा भी यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स को जोड़ा है, उसी तरीके से इस वाले नाइट्रोजन से भी हम 2 हाइड्रोजन के एटम्स को बॉन्ड के थ्रू, सिंगल बॉन्ड के थ्रू हम जोड़ देंगे। तो ये आपका बन गया यूरिया का स्ट्रक्चर, ओके। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ कि कौन सा एटम कौन सा है। ये कार्बन का एटम है, ये आपका ऑक्सीजन का एटम है, ये आपका नाइट्रोजन का एटम है, ओके बच्चों। और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है आपका, ओके। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका यूरिया का स्ट्रक्चर बनके रेडी हो गया। क्लियर है सभी को इतना। अब एक लास्ट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी। ये पहला ऐसा कंपाउंड था जो कि वुलर्स के थ्रू सिंथेसाइज किया गया लेबोरेटरी में, लैब में, ठीक है। तो अब ये बात गलत हो गई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैटिनेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। कैटिनेशन क्या होता है बच्चों, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन एटम्स हैं वो कैसे जुड़ते हैं,
कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और वो कैसे जुड़ते हैं बच्चों, लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन और रिंग, या तो वो लॉन्ग चेन बना लेंगे या फिर ब्रांच्ड होंगे या फिर रिंग की फॉर्म में कोवलेंट बॉन्ड से कार्बन कार्बन के एटम से जुड़ेगा, ठीक है। कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन, कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है, कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन इन द पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट कंपाउंड्स बनाता है या कैटिनेशन करता है तो वो है कार्बन, ठीक है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है, उसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो कंपाउंड्स बनाने में कन्वीनियंट है। यूनिक स्ट्रेंथ होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना सकते हो आप, सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हो और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो। तो कार्बन की बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और स्ट्रेंथ काफी अच्छी है कंपाउंड्स बनाने की। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन जो है वो एक के बाद जुड़ता गया और लीनियर चेन बन गई, यानी कि एक स्ट्रेट चेन बन गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर चेन, यानी कि वन बाय वन कार्बन जुड़ता गया एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसे ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे, लीनियर कंपाउंड्स कहेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट है ब्रांच्ड। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला जो कार्बन था उससे एक ब्रांच बन गई, इसी तरीके से इस वाले कार्बन से भी ब्रांच बन गई। अब देखिए जब नंबरिंग हम सीखेंगे आगे, तो नंबरिंग में आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप 1 2 3 4 इस तरीके से आप गिन सकते हैं और इस साइड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों ही साइड से सही है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस बनी हुई है, राइट। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे एल शेप में मान लें और आप इसे ब्रांच मान लें, है ना। तो वो मैं आपको आगे फर्दर सिखाऊंगी कि आपको नेमिंग कैसे करनी है, नोमेनक्लेचर आपको कैसे पढ़ना है, ओके। इतना क्लियर है अभी आप सबको। यहाँ पर लीनियर हमने पढ़ा, वन बाय वन जुड़ेंगे, और ब्रांच्ड में यहाँ पर ब्रांचेस होंगी, जैसे मिथाइल ब्रांच, इथाइल ब्रांच, या फिर कोई और हेलोजन आपने जोड़ दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब है हमारे पास रिंग चेन, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हुआ, फिर दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से अटैच हुआ, लेकिन जो तीसरा वाला कार्बन था वो वापस से फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच हो गया। आप इसको 1 2 3 से याद रख लो, 1 2 एंड ये 3, तो 1 2 3 और 3 से वापस क्या कनेक्ट हो गया, 1 कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से तो ये तो ट्राइंगल की शेप हो गई, इसी तरीके से आप पेंटागन भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5, और ये 5 जो है वो वापस 1 से अटैच हो गया, 1 2 3, ये आपका 4 है और ये 5, और 5 वापस किससे अटैच हो गया, 1 से अटैच हो गया, तभी तो रिंग बनेगी, ठीक है। अब हम हेक्सागोन के लिए भी बना सकते हैं इसी तरीके से, यहाँ पे आप कार्बन एटम बना दीजिए और यहाँ पर भी आप कार्बन एटम बना दीजिए, तो 2 हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पर फिर से एक कार्बन एटम बनेगा, 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर एक कार्बन एटम, तो यहाँ 4 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर एक कार्बन एटम, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, और लास्ट कहाँ बनाएंगे हम, नीचे, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको क्लियर है कि किस तरीके से आपको रिंग चेन बनानी है कार्बन्स की, और जो भी वैलेंसीज हैं हम उसे हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे या फिर किसी और एलिमेंट से आप कंप्लीट कर सकते हैं वैलेंसी को, जैसे कि आप हैलोजन से भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको कैटिनेशन अच्छे से समझ आया है। कैटिनेशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। बिल्कुल भी लेक्चर स्किप नहीं करना है। आगे मैं काफी अच्छी स्ट्रक्चर्स आपको बताने वाली हूँ, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है। आउट ऑफ अराउंड 1 करोड़ कंपाउंड्स, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं दुनिया में, बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स हैं, और उन 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ कंपाउंड में से
केमिस्ट ने जो फाइंड आउट कर लिए हैं उनमें से 90 लाख जो आपके कंपाउंड्स हैं वो कार्बन कंपाउंड्स ही हैं, यानी कि 90 लाख इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं कार्बन के। दैट मीन्स कि कार्बन की कितनी ज्यादा एबिलिटी और स्ट्रेंथ है कंपाउंड्स बनाने की। द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड एनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि कार्बन की नेचर ही ऐसी है कि वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता जाता है, शेयरिंग करता जाता है एटम्स के साथ और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जैसे कि लीनियर स्ट्रक्चर बना लेता है या फिर कोई रिंग बना लेता है या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर वो बना लेता है। कार्बन एटम में बी लिंक्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में, और डबल बॉन्ड भी ले सकते हो, सिंगल बॉन्ड भी ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि कंपाउंड का नेम क्या है, कंपाउंड क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर एल्केन्स होंगे तो आप सिंगल बॉन्ड्स लेंगे सारे, एल्कीन्स होंगे तो उसमें डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। डिपेंड करता है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आप नेम सुनकर मत घबराइए, मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स ऑफ 2 टाइप्स। अब आपको इतना तो पता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड में आप उसे एल्केन्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वहां पे सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है? कार्बन से प्लस हाइड्रोजन से। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनते हैं। ओके, तो अब इनमें से इसका एक टाइप है जो कि है सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, एल्केन्स भी इनको कहा जाता है। ओके, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। मैंने भी अभी आपको यही समझाया कि जो भी आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब जब इनका फॉर्मूला लिखा जाता है तो इनके लिए एक जनरल फॉर्मूला यूज किया जाता है जो कि आपको याद रखना है और बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको लिखना है अपनी कॉपी में और अभी याद कर लेना है। बहुत इजी है, CnH2n+2। तो यहाँ पे बच्चों जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है कि किसी एल्केन के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। मान लीजिए कि कोई एक कंपाउंड है जिसमें एल्केन का एक कंपाउंड है जिसमें आपने 6 कार्बन्स लिए हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? आपको 6 रखनी पड़ेगी। तो इसको समझने के लिए मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, ये जो H2n+2 है ये हाइड्रोजन के नीचे है, सब स्क्रिप्ट में है। ठीक, तो ये जनरल फॉर्मूला है और n की वैल्यू आप रख सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल? एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है? वैल्यूज पुट कर करके देखनी है। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे C1। ओके, हाइड्रोजन में लिखूंगी फिर 2 लिखना है। ओके, ये हमने 2 लिख दिया, सब स्क्रिप्ट में लिखना है हमें 2 और n की जगह क्या लिखना है बच्चों? 1 लिखना है +2। तो अब बताइए कितना आया? देखिए यहाँ पे C हमने 1 लिखा हुआ है, कार्बन एक ही बार है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। दैट मीन्स किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये CH4, मीथेन का आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है कि आप इसमें n की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने से मीथेन
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से आपकी एल्केन की सीरीज बनती जाएगी पूरी, जिसे आप कहेंगे होमोलोगस सीरीज। मैं आपको आगे लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि अगर कार्बन कार्बन से या फिर कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो फिर वहां पे आप उस कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड या फिर आप एल्केन्स कहेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से जनरल फॉर्मूला आपको लर्न करना है, CnH2n+2, बहुत इजी फॉर्मूला है, CnH2n+2। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4, और इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके पूरी सीरीज बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बच्चों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को आप एल्कीन्स भी कह सकते हो और एल्काइंस भी कह सकते हो। एल्कीन्स मतलब कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एल्काइंस का मतलब है कि जो आपका कंपाउंड है उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स आपके क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन इज CnH2n। ठीक है, CnH2n जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था सैचुरेटेड के लिए, उसमें हमने एल्केन के लिए CnH2n+2 पढ़ा था, और यहाँ पे आपको क्या करना है? +2 हटा देना है। इसी तरीके से एल्काइंस के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो CnH2n-2 आ जाएगा। जैसे आपने एल्केन में +2 लिखा था तो एल्काइन में क्या आएगा? -2। तो ये है बच्चों जनरल फॉर्मूला। ओके, तो आपको एल्कीन्स या फिर एल्काइंस में n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। लेकिन बच्चों एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि n की जो वैल्यू है वो हमें 2 से स्टार्ट करनी है। क्यों? इसका रीजन है कि हम जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी 2 कार्बन के बीच में ही आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, n की वैल्यू हमें 2 ही रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन के लिए। ठीक है बच्चों, एल्कीन के लिए तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ, यहाँ पर अगर मैंने 2 रख दिया, ठीक है, तो H2n, तो H2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H4। ठीक है, C2H4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ये इथीन। ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, और ENE का मतलब है कि उसमें एक डबल बॉन्ड है। क्लियर है? अब एक एग्जांपल हम एल्काइन के लिए भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एल्काइन में क्या करना है हमें? वही n की वैल्यू हमें 2 रखनी है, लेकिन लास्ट में हमें -2 भी करना है। तो वैल्यू रखेंगे हम C2H2 × 2। ठीक है, n की वैल्यू 2 है, -2। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर 4 आया था, 4 - 2 कितना हो गया? 2। तो C2H2 ये क्या हो गया आपका? इथाइन। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है और आगे रखते जाना है आपको 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको आप एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज या फिर एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज कहेंगे। होमोलोगस सीरीज टॉपिक आगे आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, अभी आपको ये समझ में आ गया आई होप। एलोट्रॉप्स, अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स। ये कुछ केमिकल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है जिसमें केमिकल एलिमेंट एबल होता है 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स बनाने में। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में जुड़ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? एलोट्रॉप।
इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, एलोट्रॉपी कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी तो आइडेंटिकल रहती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे ही क्या कहते हैं आप, एलोट्रॉप्स कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा बट केमिकल प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी। जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स। अब देखिए आपने ऑक्सीजन गैस का नाम सुना है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के जो एलोट्रॉप्स हैं, ऑक्सीजन गैस और ओजोन, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है वो एलिमेंट्री फॉर्म में है, वो कंपाउंड की फॉर्म में नहीं है। कंपाउंड आप कब कहेंगे, जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस और ओजोन एलिमेंट्री फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरीके से फास्फोरस भी एलोट्रॉप बनाता है, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। इसी तरीके से कार्बन भी जो है एलोट्रॉप्स बनाता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। ओके, तो हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में हमारे ऑक्सीजन और फास्फोरस के एलोट्रॉप्स नहीं है, लेकिन कार्बन के सारे एलोट्रॉप्स हैं। तो कार्बन के हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आगे क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स या तो क्रिस्टलाइन होगा या फिर नॉन क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है। अब एलोट्रॉप अगर क्रिस्टलाइन होगा तो वो या तो डायमंड की फॉर्म में होगा या ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा, और या फिर वो फुलरिन यानी कि C60 की फॉर्म में होगा, ठीक है। 3 फॉर्म है हमारे क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप की, कार्बन जिसमें प्रेजेंट होगा, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन। इसी तरीके से अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन की बात करें तो कोल, चारकोल एंड लास्ट है आपका लैंप ब्लैक। कोल आप जानते हैं कोयला होता है, चारकोल, अब चारकोल क्या होता है, चारकोल में क्या होता है, बहुत अच्छी इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। आपने पोन्स का नाम सुना है ना, तो पोन्स में छोटे छोटे से पार्टिकल्स डले होते हैं चारकोल के, और वो क्या करते हैं, आपकी स्किन में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो चारकोल जो है वो स्किन मटेरियल्स में, ट्यूब्स में यूज होता है स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए और क्लीन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक जो है आपका काजल होता है, क्या होता है, काजल, ठीक है। दैट मीन्स कि जब आप दिया जलाते हैं तो उसमें जो ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, लैंप ब्लैक कहते हैं। उसके बाद जो चारकोल है वो आप शुगर से भी ले सकते हो, शुगर से जो कार्बन से जो चारकोल बना है वो शुगर चारकोल कहलाता है। इसी तरीके से एनिमल की वजह से जो चारकोल बना है वो एनिमल चारकोल कहलाता है, यानी कि एनिमल के बर्न होने की वजह से जो चारकोल बना है वो एनिमल चारकोल कहलाता है। और वुड तो आप जानते ही हैं, लकड़ी को जलाने से जो कोयला बनता है उसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चारकोल कहा जा रहा है, ठीक है। तो चारकोल यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन वाला जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं, जिसमें डायमंड सिर्फ हमें क्रिस्टलाइन पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है डायमंड। अब देखिए डायमंड जो है सभी को बहुत ज्यादा पसंद है, डायमंड्स की ज्वेलरी बनाई जाती है, राइट, सब जानते हैं। डायमंड इज अ ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। डायमंड क्या है, एक बहुत ही प्यारा एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक। इट्स एटॉमिक सिंबल इज C, राइट, क्योंकि वो एलिमेंट्री फॉर्म में है ना, कंपाउंड नहीं है डायमंड, तो उसमें सिर्फ कार्बन ही है, इसीलिए उसका सिंबल क्या है बच्चों, C है, ठीक। डायमंड जो नेम आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है। अब कौन से ग्रीक वर्ड से आया है, डाइफेंस और एडामास। डाइफेंस का मतलब है ट्रांसपेरेंट, डायमंड कैसा होता है, प्योर फॉर्म में ट्रांसपेरेंट होता है, और एडामास का मतलब है कि जो सबसे डिफरेंट है, इंडोमिटेबल है, ठीक है, और इनविंसिबल है, यानी कि बिल्कुल अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है सबसे, ठीक है, बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है।
यानी कि सबसे अलग जो सब्सटेंस है उसे क्या नाम दिया गया, डायमंड नाम दिया गया। यानी कि ये जो दो प्रॉपर्टी है उससे मिलकर क्या बन गया बच्चों, डायमंड बन गया, डायमंड। ठीक है, तो ये यहां से लिया गया है। क्लियर है इतना। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आगे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आगे देखते हैं। ओके, तो डायमंड में, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, इतना आपको पता है। डायमंड में क्या होता है बच्चों, कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें 4 कार्बन से एक कार्बन का एटम अटैच रहता है। यानी कि एक जो सेंट्रल कार्बन का एटम है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ता है इन दी टेट्राहेड्रॉन मैनर। ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कार्बन जो है वो जुड़ता कैसे है, टेट्राहेड्रॉन मैनर में जुड़ता है। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। यानी कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और चारों कार्बन के साथ ही बना रहा है, तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी कैसी है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, एंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स मेक्स डायमंड वेरी हार्ड, यानी कि उसका जो ये अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रॉन मैनर में, तो ये जो अरेंजमेंट है ये इसको हार्ड बनाता है, अनरिएक्टिव बनाता है और बैड कंडक्टर बनाता है इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हो। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका पूरा 3D स्ट्रक्चर है, इस तरीके से दिखाई देता है। अभी आपको शायद इसमें समझ में ना आ रहा हो, मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम कार्बन एटम लेंगे, कार्बन एटम को 4 कार्बन एटम से हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर बन गई, ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई आपकी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपकी बन गई। ठीक है, तो ये आपका एक टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 है ना, अभी एक ही बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे फर्दर हम इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे, तो यहाँ पे एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 से अटैच है। तो फिर यहाँ पे भी एक कार्बन बना देंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इसकी इसी तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक, फिर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही कार्बन बना सकते हैं, इस वाले कार्बन को आपने यहाँ पे अटैच किया। ठीक, फिर अब ये जो आपका कार्बन था, ठीक, यहाँ पे फर्दर आप इस तरीके से बना देंगे कार्बन, फिर यहाँ कार्बन और ये कार्बन यहाँ से अटैच। ठीक, तो यानी कि एक कार्बन जो है कितने कार्बन से अटैच होगा, 4 कार्बन से अटैच होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। ठीक है, इसको हम दोबारा बनाते हैं। ठीक, देखिए एक कार्बन था वो 1 2 3 और 4 से अटैच था। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे लिखिए और यहाँ पे एक हेक्सागोन बना दीजिए। हेक्सागोन बनाना आता है सभी को। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे एक हेक्सागोन बना दीजिए और ये आपका सेंटर कार्बन था, इससे आपने 4 कार्बन्स को अटैच कर दिया। ठीक, फर्दर भी आप ऐसे ही बना सकते हो, फर्दर भी आप इस तरीके से यहाँ कार्बन लिख सकते हो, यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगा, फिर आप फर्दर आप यहाँ पे कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे कितनी स्ट्रक्चर बन गई हमारी टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई। देखिए एक स्ट्रक्चर हमारी टेट्राहेड्रॉन की यहाँ बन गई, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई। देख पा रहे हैं आप, है ना। अब ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है आपको, इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बन गई टेट्राहेड्रॉन की। तो यहाँ पे इस तरीके से जुड़ता जाता है और टेट्राहेड्रॉन्स की स्ट्रक्चर्स बनती जाती है। दैट मीन्स कि सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 कार्बन से ये
अराउंडेड होगा, यानी कि अटैच्ड होगा, ठीक है, जुड़ेगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, डायमंड की प्रॉपर्टीज। डायमंड इज ए ट्रांसपेरेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि डायमंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कलरलेस सॉलिड है, उसमें कोई कलर नहीं होता क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। एज लाइट रे फॉल्स ऑन द डायमंड, जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होगी डायमंड पे, जैसे कि अगर यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट होती है, कि अगर यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो अगर लाइट रे डायमंड पर इंसिडेंट हुई है, इसका मतलब वो उसमें ट्रैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? ट्रैप हो जाएगी, उसी में ही घूमती रहेगी। डायमंड में अपनी शाइन नहीं होती, डायमंड खुद लस्टरस नहीं है, लेकिन डायमंड लाइट को ट्रैप कर लेता है और वो लाइट उसमें इनर इंटीरियर फेजेस में रिफ्लेक्ट करती रहती है, इसलिए वो क्या है, शाइनी आपको दिखाई देता है। सुटेबल कट एंड पॉलिश डायमंड स्पार्कल्स ब्राइटली, अगर आप उसको सही तरीके से कट करेंगे शेप में, तो वो बहुत ज्यादा चमकदार आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिफ्रैक्ट करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है लाइट को, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही होता है उसमें। एक कार्बन 4 कार्बन से स्ट्रांगली अटैच होता है, ठीक है। दीज बॉन्ड्स ऑल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्ड्स, ये आपको याद रखना है, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक्सट्रीमली ब्रिलियंट शाइनिंग स्टोन होता है, बहुत ज्यादा शाइनी स्टोन होता है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको पिंक कलर का डायमंड दिखाई दे रहा है, कलर्ड स्ट्रक्चर है यानी कि डायमंड का। अब यहाँ पे जो कलर्ड स्ट्रक्चर है ये किस वजह से है, देखिए यहाँ पे ये जो कलर आपको देखने को मिल रहा है ये इम्प्योरिटीज की वजह से है, ठीक है। यानी कि डायमंड में बनते वक्त जब इम्प्योरिटीज रह जाती हैं तो उसमें कलर शो होता है, जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो फिर वो चमकेगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ओके। तो इसी तरीके से आप डायमंड के अलग अलग कलर्स भी देख सकते हैं। वैसे तो डायमंड जो है वो नेचुरली बनता था अब तक, पहले तक, लेकिन अब साइंटिस्ट हमारे इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं कि हम लैब में भी अब डायमंड्स बनाने लग गए हैं, यानी कि अब पॉसिबल है कि लैब्स में भी डायमंड्स बनते हैं, जिनको आर्टिफिशियल डायमंड्स कहा जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं डायमंड्स की। तो अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो देखिए यहाँ पे एक सेंट्रल कार्बन था, वो एक कार्बन से अटैच हुआ, दूसरे कार्बन से अटैच हुआ, तीसरे कार्बन से अटैच हुआ और चौथे कार्बन से अटैच हो गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बॉन्ड एंगल बन रहा है 109.5 डिग्री का, 109.5 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल बन रहा है, ठीक है। और साथ ही अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ देखें कि कार्बन की कार्बन से कितनी बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ है 0.154 नैनोमीटर की, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट हमने यही लिखा है कि इतना इसमें एंगल होता है और इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 3.5 ग्राम पर सीसी इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन अटैक नहीं होता एसिड से, एल्कलीज से, किसी भी सॉल्वेंट से, वाटर हो, ईथर हो, बेंजीन हो या कोई भी आप यहाँ पे टेट्रा केमिकल या टेट्रा क्लोराइड कोई आप केमिकल ले रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इतना स्ट्रॉन्ग है डायमंड कि उस पर एसिड का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, बेसिस का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो आप सॉल्वेंट्स यूज करेंगे लाइक वाटर, ईथर, बेंजीन, उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डायमंड। एज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज इन द मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड, जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन थे वो सारे ही 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। क्या कोई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे फ्री दिखा? नहीं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है बच्चों, इसीलिए डायमंड एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।
काफी अच्छा इसमें 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और सभी जो कार्बन एटम्स हैं वो कार्बन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन का ये स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना? ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपको समझ में आया कि क्योंकि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर होता है तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि डायमंड को अगर आप मेल्ट करना चाहते हैं तो आपको 4827 डिग्री यानी कि 4827 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, यानी कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डायमंड, ओके। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड के बहुत सारे यूजेस हैं। पहला यूज तो यही है बच्चों कि ज्वेलरी में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, झिलमिलाता है ये, ठीक है, यानी कि ब्राइट होता है, लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करता है, इसलिए आपको इस तरीके से डायमंड झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। डायमंड्स आर यूज्ड इन कटिंग टूल, क्योंकि डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड है। डायमंड कैसा है बच्चों? डायमंड है आपका हार्ड और कैसा है, और स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। इसकी वजह से इसको कैसे यूज किया जाता है? एज अ कटिंग टूल यूज किया जाता है, यानी कि ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इनके पास पेन जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पेन के आगे छोटी सी नोक जो होती है, टिप जो होती है, उतना छोटा सा उसमें डायमंड का पीस लगा होता है, और देखिए सिर्फ ऐसे करने से ही कट हो गया है आपका ग्लास, बहुत इजीली कट हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डायमंड, ओके। नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है? यूज ऑफ डायमंड। तो डायमंड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव होता है, यानी कि वो हीट को कंडक्ट करता है। अब देखिए आपको स्ट्रक्चर पता है डायमंड का, मैंने अभी आपको बार बार ये चीज बोली है कि डायमंड कैसा है आपका, हार्ड है। अब हार्ड है तो देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या कुछ इस तरीके का है, सॉलिड है, राइट। अब सॉलिड है तो उसमें टाइट पैकिंग हो रही है एटम्स की, क्या हो रही है, एटम्स की इस तरीके से टाइटली पैकिंग हो रही है, कॉम्पैक्ट पैकिंग हो रही है एटम्स की। कॉम्पैक्ट पैकिंग ऑफ एटम्स, ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन एटम्स की यहाँ पे कॉम्पैक्ट यानी कि टाइट पैकिंग हो रही है। अब देखिए अगर आप इसको हीट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, लेकिन जब आप उसको हीट करेंगे तो देखिए एक पार्टिकल को जैसे ही हीट मिलेगी तो वो फटाफट से हीट को ट्रांसफर कर देगा दूसरे पार्टिकल को, राइट। यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में और दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में फटाफट से हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है। एंड ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से दिस इज यूज्ड फॉर हाई प्रीसियस थर्मोमीटर्स, यानी कि हाई प्रीसियस थर्मोमीटर्स में इसका यूज किया जाता है। जनरली आपने सुना होगा कि थर्मामीटर्स में मरकरी फिलअप होती है, लेकिन जो लैब में थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी फिलअप नहीं होती है, उसमें डायमंड होता है सही टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि एक पॉइंट का भी डिफरेंस होता है तो उससे हमें पता लग जाता है, किससे, प्रीसियस थर्मामीटर से, जो कि है जिसमें डायमंड भरा होता है, ठीक है। डायमंड हैज द एबिलिटी टू कट आउट हार्मफुल रेडिएशन, यानी कि वो हार्मफुल रेडिएशंस को कट आउट कर देता है
और इसी रीजंस की वजह से उसको यूज किया जाता है स्पेस प्रॉप्स में, यानी कि विंडो डायमंड की लगाई जाती है। अब मान लीजिए कि अगर स्पेस में जो आपने स्पेस प्रॉप भेजा है, कोई रॉकेट भेजा है, या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आपने कोई गैजेट भेजा है, कोई टूल है, ठीक है, और मान लीजिए उसकी विंडो आपने नॉर्मल कांच से बना दी, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा एनवायरनमेंट में, तो प्रेशर लगने से कांच वैसे ही टूट जाएगा। इसीलिए डायमंड की बनाई जाती है और इसीलिए ये सारी जो चीजें होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत महंगी होती है, ठीक है। सर्जन्स भी डायमंड का यूज करते हैं। सर्जन्स क्या करते हैं, डेलिकेट ऑपरेशंस में डायमंड का यूज करते हैं। डेलिकेट ऑपरेशंस का मतलब है कि जैसे आई सर्जरी की जाती है, आंखों की सर्जरी, यानी कि जब आंखों में कैटरैक्ट उतर जाता है, कैटरैक्ट आ जाता है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, वो ग्रीन ग्रीन से लेयर आ जाती है, तो उसको कट करने के लिए क्या किया जाता है, इस तरीके के टूल का यूज किया जाता है। और ये जो आप पेन जैसा टूल देख रहे हैं, ये जो आप पेन जैसा टूल देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे छोटा सा डायमंड लगा होता है, और ये जो डायमंड है इससे आप उस लेयर को कट कर सकते हैं जो आपकी आंखों में आ गई है। तो डॉक्टर्स, सर्जन्स जो होते हैं वो छोटा सा बहुत बारीक सा डायमंड का पीस, शार्प पीस यूज करते हैं कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए। इतना क्लियर है? तो आई होप आपको डायमंड अच्छे से समझ में आया है और सारे यूजेस आपने लिख लिए हैं, सीख लिए। चलिए अब आ जाते हैं हम ग्रेफाइट पर। तो बच्चों ग्रेफाइट आप जानते हैं पेंसिल सबने यूज किया है, राइट। पेंसिल का जो कोर पार्ट होता है आपका, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का ही बना होता है। ग्रेफाइट भी एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का, और इसका सिंबल भी सी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया था कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जिनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। तो ग्रेफाइट का सिंबल भी देखिए सी ही है और डायमंड का सिंबल भी सी ही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया है। अब देखिए ग्रेफाइट जो है वो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें ग्रीक वर्ड से मिला है, जिसका वर्ड जो है वो है ग्राफीन, और उसका मतलब होता है लिखना। क्या मतलब होता है ग्राफीन का, लिखना, यानी कि मेनली पेंसिल्स में इसका यूज किया जाता है, पेंसिल के लिड में इसका यूज किया जाता है। तो पेंसिल आप सभी देखते हैं, डेली यूज करते हैं मोस्टली, है ना। तो पेंसिल का जो कोर पार्ट है वही है आपका ग्रेफाइट। और इसका कलर कैसा होता है, कलर होता है इसका ब्लैक ग्रे, ब्लैक ग्रे कलर होता है, स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट इज लस्ट्रस सब्सटेंस, ये बहुत ही ज्यादा लस्ट्रस चमकदार सब्सटेंस है और कोर पार्ट है आपकी पेंसिल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। कुछ इस तरीके का ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। ये फर्स्ट लेयर है, ये आपकी फर्स्ट लेयर है ग्रेफाइट की, और ये जो लेयर है ये सेकंड लेयर है। तो मैं यहां लिख देती हूं, ये है सेकंड लेयर। इसी तरीके से लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, ओके। अब देखिए इन अ लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की जो लेयर होती है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, 3 कार्बन एटम से अटैच होगा। एक सेंट्रल कार्बन जो है वो 1 2 3 कार्बन से अटैच होगा और एक ही प्लेन में होगा। प्लेन भी यहाँ पे सेम होता है। कार्बन में तो डायमंड में तो क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होती है, वो सेम प्लेन में नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेम ही प्लेन में एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच होता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू दी 3 कार्बन एटम्स, 3 अदर कार्बन एटम्स बाय द कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि ये भी कार्बन का ही एलोट्रोप है, तो इसमें भी कार्बन कार्बन से कैसे जुड़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेगा, ठीक है। और इससे क्या बन जाती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 2 3 4 इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स बनी है। यहाँ पे जो आप ग्रीन डॉट देख रहे हैं वो मैंने कार्बन के लिए बनाया है, यानी कि ग्रीन डॉट जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका है बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा है आपका,
कोवेलेंट बॉन्ड। मैं यहां लिख देती हूं, ये जो आपका बॉन्ड है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है इतना? ओके, सभी को समझ आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एनी टू एडजेसेंट लेयर इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में जो एडजेसेंट लेयर होती है वो वीक फोर्सेस से अटैच होती हैं, और वही जो वीक फोर्सेस होते हैं उनको हम कहते हैं वान डर वाल्स फोर्सेस, और इन्हीं वीक फोर्सेस की वजह से आपको ग्रेफाइट स्लिपरी फील होता है, सॉफ्ट फील होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वीक फोर्सेस होती हैं, इस तरीके से वीक फोर्सेस से लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर जुड़ता है। ठीक है, इस तरीके से लेयर लेयर से जुड़ती है बाय द वीक वान डर वाल्स फोर्सेस, वीक फोर्स। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? एक कार्बन आपको 3 कार्बन एटम से जोड़ना है और कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ना है, और लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर है, लेयर की वजह से सॉफ्ट है, स्लिपरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, अभी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब वन बाय वन सीख लेते हैं। जो भी कुछ अभी हमने पढ़ा उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो ओपेक होता है और ग्रे, डार्क ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि क्रिस्टलाइन होता है, लस्ट्रस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जान लेते हैं। इन अ लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की जो एक लेयर होती है, ईच कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्डेड टू दी 3 कार्बन एटम्स, में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है और उसकी एक वैलेंसी फ्री होती है, दैट मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ये सॉफ्ट होते हैं और स्लिपरी होते हैं। सॉफ्ट और स्लिपरी क्यों होते हैं, इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से स्लिपरी आपको फील होता है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ग्रेफाइट जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना होता है? 3730 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ही हाई उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट is 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं ग्रेफाइट की। अब आ जाते हैं यूजेस पर। तो यूजेस आप सबसे पहले पेंसिल की लिड में आप इसका यूज करते हो, पेंट्स में यूज करते हो, ब्लैक पेंट्स में, और इंक में आप यूज करते हो, प्रिंटर की इंक्स में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज आप ड्राई लुब्रिकेंट की तरह कर सकते हो। ये आपका पाउडर्ड फॉर्म में है, पाउडर्ड ग्रेफाइट। ठीक है, यूज्ड इन हैवी मशीन्स, हैवी मशीन्स। ठीक है, हैवी मशीन्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है, इट इज यूज इन मेकिंग क्रूसिबल फॉर मेकिंग मेल्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि सब्सटेंसेस को मेल्ट करने के लिए इस तरीके से क्रूसिबल बनाया जाता है, जिसे आप कहते हो कि इमाम दस्ता जिस तरीके का होता है ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे आप किसी भी मेटल को ऐड करके और फिर आप उसको उसमें मेल्ट कर सकते हो, लाइक सोना, चांदी, इस तरीके से। ठीक, इट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोड, एज एन इलेक्ट्रोड इसका यूज किया जाता है, बैटरीज में यूज किया जाता है, साथ ही इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ऑल्सो यूज इन आर्टिफिशियल डायमंड्स, आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक फुलरीन। फुलरीन क्या होता है? फुलरीन भी एक कार्बन का ही एलोट्रॉप है और इसमें 60 कार्बन्स होते हैं, इसलिए इसको C60 कहा जाता है। बकमिनिस्टर फुलरीन भी इसको कहा जाता है।
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका होता है जिसमें हेक्सागोन्स और पेंटागोन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 होते हैं इसमें पेंटागोन्स और 20 होते हैं इसमें हेक्सागोन्स, और जब 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोन्स को आप जोड़ेंगे तो C60 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है इतना? हेक्सागोन आप सब जानते हैं, कार्बन इस तरीके से अटैच होगा, ठीक है, और पेंटागन आप कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरीके से, ठीक है, पेंटागन ऐसे बनाना है आपको। यानी कि यहाँ पे एक जो पॉइंट होता है, कॉर्नर होता है, वो कार्बन होता है, उस पर कार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, These were formed from the first time by the क्रूटो, यानी कि HW क्रूटो ने इसको पहली बार बनाया था। जो रॉबर्ट कर्ट थे, बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम का उन्होंने एक्शन किया था ग्रेफाइट के सैंपल पर, तो उससे क्या बन गया, वेपर स्टेट में इन्होंने ऐसा किया था, और उससे क्या फॉर्मेशन हो गया, फुलरीन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, later on fullerene have also been found to be present in the chimney where soot gets deposited and candle flame, यानी कि यहाँ पे भी ये पाया गया, ठीक है। आउट ऑफ द डिफरेंट फुलरीन्स, यानी कि अलग अलग टाइप के जो फुलरीन्स होते हैं उनमें से एक होता है C60 has been established, यानी कि C60 का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। दिस इज ऑफन कॉल्ड बकमिनिस्टर फुलरीन, इसको बकमिनिस्टर फुलरीन कहा जाता है, आपको नेम याद रखना है। और इसे बकमिनिस्टर फुलरीन जो है आर्किटेक्ट किया गया था आफ्टर द आर्किटेक्टेड, यानी कि इन्होंने इसको बनाया था अभी हेक्सागोन्स और जो हमने पेंटागोन्स देखे उससे, ठीक है। तो अब इसमें भी कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा, हेक्सागोन और पेंटागोन्स का अरेंजमेंट होगा, और उसमें सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो 3 कार्बन एटम से अरेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे इसको 5 मेंबर्ड रिंग कहा जाता है। 5 मेंबर्ड रिंग किसे कहा जाता है? पेंटागन को कहा जाता है, और हेक्सागोन को क्या कहा जाता है? 6 मेंबर्ड रिंग कहा जाता है। मैंने भी आपको वही समझाया अभी, सॉसर की बॉल में ऐसा होता है, ठीक है, उसको रिजेंबल करता है। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, इन फुलरीन कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 कार्बन एटम, मैंने अभी आपको यही समझाया कि जो सेंटर कार्बन एटम होता है वो 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, और ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। एक स्फेरिकल बॉल बन जाती है जिसको क्या कहते हैं? बकी बॉल या फिर C60 कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से पेंटागोन्स कितने लेने हैं आपको? पेंटागोन्स आपको लेने हैं 12, ठीक। अगर हम हेक्सागोन्स की बात करें तो हेक्सागोन्स आपको लेने हैं 20, और जब ये जुड़ेंगे तो ये क्या बना देंगे? बकमिनिस्टर फुलरीन, यानी कि बकी बॉल का फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर है इतना? यूजेस देख लेते हैं, फुलरीन का यूज कहाँ करते हैं हम? बकी बॉल का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है? फुलरीन टू ट्रैप डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स मेक्स देम यूजफुल, यानी कि मेडिकल फील्ड में इसका यूज किया जाता है। मेडिकल फील्ड में कहाँ यूज किया जाता है? इसको कैंसर को रिमूव करने के लिए C60 का यूज किया जाता है, C60, ठीक है, कैंसर को रिमूव करने के लिए, और एड्स थेरेपी में भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही इसका, वैसे तो ये इंसुलेटर है, लेकिन इसका यूज एज अ सेमीकंडक्टर किया जाता है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्टेड टू सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स अंडर सुटेबल कंडीशंस। क्योंकि इसमें भी एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इसलिए ये सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे फुलरीन के यूजेस। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मजा आया है और आपने प्रॉपर लेक्चर अच्छे से देखा है और समझा है। सारी प्रॉपर्टीज को आपको नोट डाउन करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।